टेक्नोलॉजी जो है उसके बर्थ के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। ओके बेटा, दीज टू कोर टेक्निक्स आर, नंबर 1 जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग? इट इज सिंपली कंसर्न विद दोस प्रोसेसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है या ऐसे टेक्निक्स हैं जिसमें वो कहता है कि हम क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए जो है उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस ले आते हैं। ठीक है, तो डीएनए एंड आरएनए दे बोथ हैव एज द जेनेटिक मटेरियल। तो हमने डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट जो जीन्स हैं उसमें क्या करनी है, मैनिपुलेशन करनी है। ठीक है, मैनिपुलेशन वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि वो मैन के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो जो नेचुरल जीन है उसके अंदर हम थोड़ा सा फेरबदल कर रहे हैं, और अगर जैसे ही हम उस जीन में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, वैसे ही उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। Because you know that one gene always give birth to one enzyme and which later produce one protein, and that protein later control one character. तो अगर जीन में हमने चेंजेस की तो बनने वाला एंजाइम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उस एंजाइम ने जो रिएक्शन कैटेलाइज करनी है वो भी चेंज होगी, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। और अगर रिएक्शन का प्रोडक्ट बदलता है, इसका मतलब जो करेक्टर वैसे उस जीन की वजह से एक्सप्रेस होता था बॉडी में, उसकी जगह पे क्या होगा, एक नया करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आपने मेंडल वाला चैप्टर पढ़ लिया हुआ है, तो उसके अंदर आपको हमने उसके बारे में बताया था, किसमें, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया था कि वैसे तो आरबीसी सेल जो होते हैं उसकी जो शेप होती है वो बाई कन्वेक्स शेप होती है। ठीक है बेटे, पर सिकल सेल एनीमिया जो है उसके अंदर वो बाई कन्वेक्स शेप जो है वो कैसी हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। तो इसका मतलब वो जीन जो कि बाई कन्वेक्स शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसमें यहाँ पे क्या हुई है, ऑल्ट्रेशन हुई है। तो ये तो नेचुरल हुई है, तभी वो सिकल सेल एनीमिया डिजीज अपीयर हुई है। पर कई बार वो कहते हैं कि आप उसमें बदलाव करती हैं, तो उस मेथड को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है बेटे, अब दूसरी चीज जो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे डिफर करती है? तो कहते हैं कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसपे हमने क्या करना है, हमने वो सारे के सारे माइक्रोब्स, ठीक है, या कोई भी ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स जो हमें लगता है कि हमारे किसी काम के हैं, ठीक है, या तो उन माइक्रोब्स के जरिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो हम अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें लार्ज क्वांटिटी में मिले, या फिर कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनके अंदर कुछ खास तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। हमने क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स को उनमें से आइसोलेट कर लेना है। ठीक है, और आइसोलेट करने के बाद उन प्रोडक्ट्स को, ठीक है, वो कहता है कि वो प्रोडक्ट अपने आप तो बने नहीं है ना कोई एंजाइम्स ने उनको बनाया है। तो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें, उन प्रोडक्ट्स को आइसोलेट कर लें और उन प्रोडक्ट्स जो है उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए जिन एंजाइम्स ने वो प्रोडक्ट बनाए हैं उनको भी साथ में लेकर आएंगे, और उन सभी चीजों को कुछ ऐसे बड़े बड़े वेसल्स में डाल देंगे जिसमें एंजाइम्स जो काम करना चाहते हैं उनके लिए वो सारी सुटेबल कंडीशंस होंगी जो उनको रिक्वायर्ड हैं। तो फिर जो प्रोडक्ट वो मिलीग्राम्स में या मिलीलीटर्स में फॉर्म करते थे, जब उनको सुटेबल कंडीशंस ज्यादा अमाउंट में मिलेंगी तो उस दौरान वो वही चीज जो है वो टन्स के अंदर फॉर्म करने लगेंगी। तो हम क्या करते हैं, लिविंग सिस्टम जो है उसमें से सर्टेन एंजाइम, सर्टेन माइक्रोब्स को आइसोलेट कर लेते हैं, और उनको जो भी रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है वो हम लेबोरेटरी में बाहर से देते हैं, और वो सारी कंडीशंस जो बॉडी के अंदर उनको मिल रही थी, क्या उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर था, क्या उनका ऑप्टिमम पीएच था, वो सारा हमने उनको क्या करना है, लैब के अंदर देना है। और जिन वेसल्स के अंदर हमने उनको रखा है उसमें वो ऑप्टिमम कंडीशंस है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच प्लस रॉ मटेरियल है, तो ये एंजाइम खुश हो जाएंगे, और खुश होके वो प्रोडक्ट जो वो मिलीग्राम्स या मिलीलीटर्स में बनाते थे वो क्या करेंगे, टन्स में बनाने लगे। ठीक है बेटे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी एक पूरी इंडस्ट्री है, और वो इंडस्ट्रियल यूनिट क्या करती है, उन डिजायर्ड एंजाइम्स, माइक्रोब्स जो है या यूकैरियोटिक सेल्स को आइसोलेट कर लेती है और उनको इन विट्रो कंडीशंस के अंदर उनकी ग्रोथ करवाती है, उनको रिक्वायर्ड कंडीशंस प्रोवाइड करती है, और उनसे क्या मैन्युफैक्चर करती है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। दिस में बी एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, कोई ड्रग्स हो सकते हैं, या फिर हमने वैक्सीन बनवानी है। ठीक है, तो वैक्सीन देखो हम कैसे बनवाते हैं, अगर आपको नॉर्मल प्रोसीजर वैक्सीन का मालूम है तो हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर एक वीकेंड स्ट्रेन डाल देते हैं किसी पैथोजन की, और उससे बॉडी के अंदर प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है, और वो कहता है कि वो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, मेमोरी सेल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है।
ठीक है, यही तरीका है ना वैक्सीनेशन करवाने का। अब वो कहते हैं कि इस तरह की वैक्सीनेशन हम लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, वो वीकेंड स्टेन जो है, आप देखो किसी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आप वैक्सीन का प्रिपरेशन करवा रहे हो तो आप उसमें बहुत बड़े डोजेस नहीं दे सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, पैथोजन के नहीं दे सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उसको नुकसान हो सकता है। और अगर आप इन विट्रो कंडीशंस में करवा रहे हो तो वही चीज जो है वो आप हायर डोजेस की फॉर्म में देकर ज्यादा वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ खास तरह के एंजाइम जो आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट हैं, कुछ खास प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको आइसोलेट कर लें आप, और उन एंजाइम्स के रॉ मटेरियल जान लें कि कौन से रॉ मटेरियल हैं उनके, वो आप आर्टिफिशियल तरीके से लैब में सप्लाई करें और उन एंजाइम्स का कल्चर कर लें। तो जैसे ही उनको रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल मिल जाएंगे, सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी, वो आसानी से वैसे ही काम करेंगे जैसे वो आपकी बॉडी में कर रहे थे, और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो लार्ज स्केल पे बन जाएगा। तो इसीलिए इसको बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं। ओके बेटे, अब क्लियर है? हाँ जी, अब क्लियर है बेटे? यस मैम। ओके, अब देखो उसके नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अगर आपके हाथ में बुक है तो उसके नीचे एक पैराग्राफ दिया है, और उसी पैराग्राफ में से ये वाला एक्सट्रैक्ट मैंने निकाला है। तो उसमें उसने बताया हुआ है कि द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट आर जनरली यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये यहाँ पे इसके साथ कैसे मिलती है चीज वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो कहता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा मेथड है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना अपने जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने जैसे और ऑफस्प्रिंग चाहता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मल्टी सेलुलर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से अपने मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसको चूज करते हैं। ठीक है बेटे, तो अगर हम बात करेंगे सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स की, तो वन व्हाट इज देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आप कहते हैं कि दोनों तरह के रिप्रोडक्शन को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसकी एडवांटेज ये है कि वो क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रिजर्व रखती है ऑफस्प्रिंग में भी। ठीक है, प्रोजेनी जनरेशन में भी वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि पेरेंट सेल के अंदर मौजूद थी। तो देखो इसकी भी हमें एक एडवांटेज है। इसकी एडवांटेज कैसे है हमें, अगर मान लो प्लांट्स जो है उसकी हम बात कर रहे हैं और हमारे जो पेरेंट प्लांट्स हैं वो काफी सुपीरियर हैं, सुपीरियर जीन्स रखते हैं, किसके लिए, यील्ड के लिए। ठीक है, वीट का प्लांट है और वीट का पेरेंट प्लांट ऐसा है जिससे हमें काफी सारे वीट ग्रेन्स मिलते हैं। हम चाहते हैं कि वही वाला जीन जो है वो उसके आगे डॉटर प्लांट्स में भी चला जाए। तो उस केस में वो कहते हैं कि एसेक्सुअल मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि उससे जीन्स जो है वो एज इट इज किसमें चले जाएंगे, ऑफस्प्रिंग के अंदर चले जाएंगे। ठीक है बेटे, पर कहते हैं दूसरी तरफ सेक्सुअल मेथड जो है उसकी क्या एडवांटेज है, उसकी एडवांटेज ये है कि कई बार क्या होता है, सेक्सुअल मेथड जो है उसकी वजह से वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होती है, और ये वेरिएशंस जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है किसी भी ऑफस्प्रिंग के लिए या फिर पॉपुलेशन के लिए। वो आपने 10th में पढ़ा था कि कैसे वो बेनिफिशियल है, क्योंकि कुछ जीन्स पेरेंट्स के अंदर कैसे जीन्स हो सकते हैं, लिथल जीन्स हो सकते हैं, और ये लिथल जीन्स जो है अगर होमोजाइगस कॉपी में आ जाएं तो फिर क्या होगा, ये हार्मफुल करेक्टर प्रोड्यूस करेंगे प्रोजेनी जनरेशन में। तो अगर हम सेक्सुअल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें दो अलग अलग पेरेंट्स हैं, तो हो सकता है कि एक पेरेंट के अंदर हार्मफुल जीन्स की कॉपीज हो और दूसरे पेरेंट्स में उसकी नॉर्मल कॉपी है, तो इसका मतलब ऑफस्प्रिंग क्या बन जाएगा, कैरियर बन जाएगा, और हार्मफुल करेक्टर जो है वो कभी भी होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आएंगे, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रह जाएंगे। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से वो आपको आगे ये बताना चाहता है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है एग्रीकल्चर के फील्ड में, वैसे वैसे जो मेथड्स थे हमारे, ठीक है, रिप्रोडक्शन के प्लांट्स के अंदर या ब्रीडिंग के जो मेथड है वो भी थोड़े एडवांस हुए। अर्लियर जो हमारा फार्मर था वो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड यूज करता था प्लांट ब्रीडिंग के। ठीक है, वो क्या करता था, वो वाइल्ड हैबिटेट्स जो है उसमें से कुछ सुपीरियर प्लांट्स को सिलेक्ट कर लेता था कुछ करेक्टर्स के बेसिस पे, कि जैसे ये ऐसे प्लांट है जिनमें यील्ड ज्यादा है, ये डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है, या फिर ये सलाइन सॉइल एसिडिक सॉइल के अकॉर्डिंग ग्रो कर सकते हैं। पर वो कहते हैं कि जब वो इस तरह का आर्टिफिशियल सिलेक्शन करता था, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाता था या हाइब्रिडाइजेशन करवाता था, तो वो चाहता तो ये था कि डिजायरेबल जीन्स आए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। पर कहते हैं कि उस ट्रेडिशनल मेथड की एक डिसएडवांटेज थी
कि डिजायरेबल जीन्स के साथ साथ कुछ अनडिजायरेबल जीन्स भी आ जाते थे, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो जीन आप चाहते हैं ना वही आपको पेरेंट प्लांट के अंदर नजर आएगा। यहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर नजर आएगा, कोई भी अनडिजायरेबल जीन इसके अंदर एंटर नहीं करता है। तो इसीलिए आजकल जो अपने फार्मर्स हैं वो इस मेथड को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये यही एक ऐसा मेथड है जिससे जो अनवांटेड जीन्स प्रोजेनी जनरेशन में आ जाते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उनका फर्दर ट्रांसफेरेंस जो है उसको रोका जा सकता है, ठीक है बेटे। तो ये एक जनरल हिस्ट्री दी हुई है कि किस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग जो मेथड है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या क्या जो है लिमिटेशंस थी एसेक्सुअल मेथड्स में या सेक्सुअल मेथड्स में या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, उन सबको ध्यान में रखते हुए किस तरह से साइंटिस्ट जो है उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो उसकी वन ऑफ द मेजर एडवांटेज यही है कि उसमें सिर्फ सेलेक्टिव जीन्स ही प्रोजेनी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और डिजायरेबल जीन्स के साथ अनडिजायरेबल जीन्स कभी नहीं आते। ओके बेटे, तो यही मैंने इन पैराग्राफ्स में लिखा है, हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे आ जाएंगे बेसिक टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, वो कहते हैं कि देखो थोड़ा छोटा सा मेथड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कि हमने क्या करना है, हमने कुछ डिजायरेबल जीन्स ढूंढने हैं, ठीक है। डिजायरेबल जीन्स वो है जो आप करेक्टर्स चाहते हैं वही करेक्टर पोस्ट के अंदर अपीयर हो, उनसे रिलेटेड जो जीन्स हैं वो डिजायरेबल जीन्स है, ठीक है बेटे। तो अब वो कहते हैं कि अब ये जीन्स ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट करेंगे ना जिसमें ये जीन्स हो। तो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको आपके डिजायरेबल जीन्स मिल गए हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एलियन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है बेटे। एलियन मतलब कोई बाहर का जो अपना नहीं है पर हम उसमें से कुछ एडवांटेज उठाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, एक एलियन ऑर्गेनिज्म पता लगा लिया। अब उस एलियन ऑर्गेनिज्म की हमें एडवांटेज ये है कि उसमें कुछ डिजायरेबल जीन्स है। तो अगर मैं जीन्स की बात कर रही हूँ इसका मतलब वो जीन्स कहाँ पर होंगे, उसके डीएनए में होंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पीस जो है डीएनए का उस एलियन ऑर्गेनिज्म में से आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है बेटे। बाकी प्रोसीजर आपको मालूम है कि अब मैं किसी का डीएनए जो है उसमें से कुछ डीएनए का पार्ट अगर मैं आइसोलेट करना चाहती हूँ तो इसका मतलब मुझे कुछ एंजाइम्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि डीएनए एक बायोमोलिक्यूल है और बायोमोलिक्यूल को अगर मैं कट करवाना चाहती हूँ तो मैं एंजाइम्स यूज करूंगी क्योंकि वो बायोकैटलिस्ट होते हैं, ओके बेटे। तो मैंने यहाँ पे खास तरह के एंजाइम यूज किए एंड कौन से एंजाइम है वो एंजाइम्स हैं जिनको मैं मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से जानती हूँ, एंड दीज आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, these are known as restriction endonucleases known as molecular seizure। तो अब तक मैंने आपको ये बताया कि मैंने एक एलियन ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किया, उसके डीएनए को ध्यान से देखा, उसमें डिजायरेबल जीन्स थे। अब मैं इस डीएनए सेगमेंट को उसमें से कट करवाना चाहती हूँ, आइसोलेट करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने एंजाइम यूज किए और ये एंजाइम कौन से थे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस थे, ओके बेटे। अब वो कहते हैं कि मान लो इस एंजाइम की हेल्प से मैंने क्या किया, डीएनए को कट करवा लिया, तो अब जो पीस ऑफ सेगमेंट मेरे पास आई है जो किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म की है इसको मैं क्या बोलूंगी, एलियन डीएनए बोलूंगी, ठीक है बेटे। क्या बोलूंगी, इस डीएनए को एलियन डीएनए बोलूंगी। अब वो कहता है कि ये एलियन डीएनए वही है जिसके अंदर डिजायरेबल जीन्स है और ये डिजायरेबल जीन मैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना चाहती हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ कि वो करेक्टर आ जाए जो इस ऑर्गेनिज्म में थे, ठीक है। तो अब वो कहता है कि उस एलियन पीस ऑफ डीएनए को मुझे क्या करना पड़ेगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाना पड़ेगा। पर होस्ट ऑर्गेनिज्म तक मैं ऐसे तो नहीं है ना कि उठा के खुद ही मैंने होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, ऐसे नहीं होता। तो कहते हैं कि उस तक पहुंचाने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, वेक्टर्स की जरूरत है। और आपको बताया था कि वेक्टर्स जो है कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिनके साथ मैं इस एलियन पीस ऑफ डीएनए को क्या कर सकूं, लिंक कर सकूं। और दूसरी बात वेक्टर की ये होनी चाहिए कि वेक्टर जो है वो क्या कर सकता हो, अपने खुद की कॉपीज बना सकता हो, रेप्लिका बना सकता हो। तो इस तरह के जब मेरे मन में विचार आते हैं तो एकदम से मेरे माइंड में किसके बारे में बात आ जाएगी, प्लाज्मिड्स के बारे में बात आ जाएगी कि प्लाज्मिड्स जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं और प्लाज्मिड्स जो है वो क्योंकि डीएनए है तो यहाँ पे भी मैंने डीएनए को कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए हैं। इसका मतलब प्लाज्मिड जो है उसकी भी कुछ जगह जो है उसको कट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर सकती हूँ, ठीक है बेटे। एक चीज ध्यान रखेंगे वो ये है कि जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने एलियन डीएनए को कट करवाया है
उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैं प्लाज्मिड डीएनए को भी कट करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करूंगी तो इसका मतलब उतना ही वो जगह खाली करेगा प्लाज्मिड में जितना मेरी डीएनए, जो एलियन डीएनए मैंने लिया है उसकी लेंथ है। अगर मैं सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करूंगी, अगर मैं डिफरेंट लूंगी तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना उसका अपना अपना तरीका है कट करने का। कुछ ऐसे हैं जो 5 बेसिस के बाद कट कर देते हैं, कुछ 6 बेसिस के बाद कट करते हैं, ठीक है, कुछ 4 बेसिस के बाद कट करते हैं। तो मैंने क्या करना है, प्लाज्मिड वेक्टर को भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवा लेना है। एलियन पीस को तो मैं ऑलरेडी करवा ही चुकी हूँ। इसका मतलब एलियन पीस की अब लेंथ उतनी ही है जितनी प्लाज्मिड में जगह खाली हुई है। तो उस एलियन पीस ऑफ डीएनए को प्लाज्मिड के साथ मैं क्या करूंगी, जोड़ दूंगी। ठीक है, सब बच्चे सोच रहे होंगे कि उसके साथ वो कैसे जुड़ जाएगा। ठीक है, मैं तो सिर्फ एलियन पीस को प्लाज्मिड के पास लेकर आई हूँ ना, तो देयर इज वन अनदर एंजाइम एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज डीएनए लाइगेज। सोचो ये एंजाइम तुमने कहाँ पे सुना है पहले? ये एंजाइम हमने पहले भी कहीं पे सुना हुआ है, डीएनए लाइगेज का। रेप्लिकेशन के टाइम पे अगर आपको याद है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का ना, तो उसमें आपको याद आ रहा होगा कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज एंजाइम ने जोड़ा था आपस में। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो अब वो कहता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैंने यूज किया है, जिससे मैंने एलियन पीस को भी कट करवाया है, और जिस प्लाज्मिड में मैंने उसको डालना है उसको भी कट करवाया, वो मेरा सेम है। ठीक है, तो इसलिए दोनों जगह जो है प्लाज्मिड में जितनी जगह खाली होगी उतनी ही जगह जो है उसको चाहिए एलियन पीस को वहां पे लगने के लिए, तो वो एलियन पीस इजिली उसके अंदर सेट हो जाएगा। और सेट कैसे होगा, डीएनए लाइगेज एलियन पीस के जो एंड्स है उसको प्लाज्मिड के साथ लिंक कर देगा। ठीक है बेटे, अब वो कहता है एक चीज आपने और यहाँ पे याद रखनी है, और वो चीज ये है कि वो कहता है कि जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है उसके जो एंड्स है ना, और जो प्लाज्मिड जो मैंने कट किया है उसके जो एंड्स हैं वो कैसे एंड है, स्टिकी एंड्स हैं। ठीक है बेटे, आई एम यूजिंग द वर्ड स्टिकी एंड्स, मतलब एक ऐसे एंड्स हैं जो आपस में क्या कर सकते हैं, चिपक सकते हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि मेरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम है, तो कहते हैं कि जिस तरीके से उसने एलियन को कट किया है उसी तरीके से उसने प्लाज्मिड को भी कट किया है। तो दोनों तरफ जो बेसिस हैं वो इस तरीके से तैयार हुए हैं कि एलियन पीस ऑफ डीएनए के बेसिस इजीली किसके अंदर फिट हो सकते हैं, प्लाज्मिड के अंदर फिट हो सकते हैं। ठीक है बेटे, तो अब इमेजिन करिए कि आपका जो एलियन डीएनए है वो प्लाज्मिड वेक्टर के साथ फिट हो गया, और एक नया सर्कुलर डीएनए आपके पास तैयार हो गया जिसमें एलियन पीस है कुछ और बाकी प्लाज्मिड है। इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। ठीक है, अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो हमने लैब के अंदर तैयार कर लिया। अब हमारा अगला मेथड ये है कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम वो करेक्टर चाहते हैं उसमें ट्रांसफर कर। ठीक है बेटे, ट्रांसफर करने के भी मैंने तरीके आपको बताए थे। एक तो मैंने ये कहा था कि आप ये देखें कि जब होस्ट का डीएनए रेप्लिकेशन करता है ना, तो उस समय क्या होगा, उसके क्रोमोसोम पे एक साइट प्रेजेंट होगी जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो आप आपका जो डिजायर्ड जीनोम है उसको उस जगह पे ले जाएं, तो फिर क्या होगा, वो होस्ट जीनोम के साथ अटैच हो जाएगा, और इस तरह से होस्ट जीनोम का जब रेप्लिकेशन होगा तो आपका जो डिजायर्ड जीनोम है वो भी रेप्लिकास बना लेगा उसके साथ साथ। एक तरीका ये है। ठीक है बेटे, आगे चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि एक तरीका और भी होता है। एक तरीका दूसरा ये होता है कि हम एक तो क्या करते हैं, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको डायरेक्टली जो होस्ट क्रोमोसोम है उसके क्रोमोसोम के साथ अटैच कर देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर दूसरा तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने तैयार कर ली है, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड की फॉर्म में है ना, अब मैं इसको पूरा का पूरा डालना चाहती हूँ होस्ट के अंदर। ठीक है, तो देखो होस्ट सेल कभी भी तैयार नहीं होगा उसको लेने के लिए, वो हमेशा मना करेगा किसी फॉरेन प्लाज्मिड को लेने के लिए। तो फिर क्या करना है, उसको जबरदस्ती मनाना है। ठीक है, कैसे मनाना है, उसी तरीके से मनाना है जैसे एक कैदी जो होता है उससे उसका क्या करते हैं, अपराध मनवाते हैं उससे। कभी भी कोई बंदे को पकड़ के लेके जाते हैं, उससे कहते हैं तूने ये किया, वो मानता है, कभी नहीं मानता ना। फिर क्या करती है पुलिस, फिर पुलिस जो है उसको टॉर्चर करती है अलग अलग तरीके से, ताकि वो जो उसने काम किया है उसको मान जाए। तो वही करना है होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ। होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसको यहाँ पे क्या करना है, टॉर्चर करने हैं। तो कभी कहता है कि होस्ट सेल को बहुत हाई टेम्परेचर पे रखेंगे, ठीक है, कभी उसको पटक के फिर कहाँ लेके जाएंगे, बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे रखेंगे, फिर हॉट पे, फिर कोल्ड पे, फिर हॉट पे, फिर कोल्ड पे, ऐसे करके बेचारा दुखी हो जाएगा। लास्ट में वो क्या करेगा,
जो प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको लेने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह से धक्के से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, पर अब सभी बच्चे सोचे होंगे कि होस्ट सेल उसको बाद में भी तो तंग कर सकते हैं ना, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये कैसे मुझे टॉर्चर करके मेरे अंदर आ गया है। तो इसलिए वो द्वारा उसको जबरदस्ती अपना जीनोम समझ लेता है। और जैसे जैसे उसके आगे प्रोजेनी सेल बनते हैं वैसे वैसे, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड की फॉर्म में है ना, और एक बार प्लाज्मिड अगर एंटर कर गया होस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लाज्मिड तो खुद ही रेप्लिकेट कर लेता है। तो उसने रेप्लिकेट करते जाना है और होस्ट के प्रोजेनी सेल में ये हमारा डिजायर्ड जीन जो है वो रेप्लिकास बनाता जाएगा, और इस तरह से प्रोजेनी सेल में वो करेक्टर जो है वो अपीयर होने लग जाएंगे। ओके बेटे, ये चीज पता लग गई है? हाँ जी, स्पीक अप। यस मैम। ये चीज पता लग गई? Yes, बस ma'am. देखो देखो, दो ही फंडे हैं इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। एक में तो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट लेके उसको डायरेक्टली आप उसके क्रोमोसोम के साथ जोड़ दें, ठीक है, तो वो क्रोमोसोम के साथ ही चला जाएगा अंदर। एक तरीका ये है, और एक दूसरा तरीका जिसमें मैंने कहा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बना लिए बाहर, और फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को धक्के से होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देना है, जबरदस्ती उसको तैयार करके। क्योंकि वो प्लाज्मिड है इसलिए वो अपने आप ही रेप्लिकेट कर जाएंगे, उसे कोई हेल्प नहीं लेनी पड़नी होस्ट सेल से। ठीक है बेटे, आप देखो यहाँ पे मैं आपको एक हिस्टोरिकल अकाउंट बता रही हूँ। तो इन द ईयर 1972, ठीक है, दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय टू साइंटिस्ट स्टेनले कोहन एंड हार्वर्ड बोअर। ठीक है, तो कोहन एंड बोअर के नाम से इसे जानते हैं एक्सपेरिमेंट को। 1972 में ये इन्होंने पहली बार कोशिश की थी क्या बनाने की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने की। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने एक बैक्टीरियम सिलेक्ट किया, एंड बैक्टीरियम का नेम था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। ठीक है, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, वो बैक्टीरियम जिससे टाइफाइड होता है। तो ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम जो है, इसको ध्यान से जब इन्होंने देखा, इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर उन्हें एक प्लाज्मिड नजर आया, और उस प्लाज्मिड को जब इन्होंने देखा तो उस प्लाज्मिड के अंदर इन्हें एक जीन नजर आया, और वो जीन कैसा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। ठीक है बेटे, तो दोनों जो है उसकी नजर इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पे पड़ी। अब वो चाहते थे कि इस साल्मोनेला में से इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाल कर इसको किस में शिफ्ट कर दिया जाए, ई कोलाई के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि ई कोलाई जो है वो भी इस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट बन जाए। ठीक है, तो देखो तरीका वही है जो हम हमेशा जानते हैं। इन्होंने क्या करना है, उस बैक्टीरियल सेल में से जो उसका प्लाज्मिड है, ठीक है, उसमें से इतना पीस ऑफ सेगमेंट निकालनी है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो वही तरीका अपनाएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस को यूज करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस जो है वो डीएनए सेगमेंट को चेक करेंगे, और जैसे ही उनको रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है बेटे, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ना उसका एक अपना तरीका है कि वो कितने बेस पेयर के बाद कट करता है। तो कुछ ऐसे हैं जो 6 बेस पेयर के बाद कट करते हैं, कुछ 5 के बाद कट करते हैं। तो फिर उन्होंने अपना फटाफट क्या करना है, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस ढूंढने हैं। तो जहां उनको अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस मिल जाते हैं वहां पे वो डीएनए सेगमेंट को कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये एलियन पीस ऑफ डीएनए आ जाएगा जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। अब देखो उसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाले जो एलियन पीस ऑफ डीएनए आया है, दूसरा मकसद है उसका कि उसको प्लाज्मिड वेक्टर के साथ सेट करना है। ठीक है बेटे, वो प्लाज्मिड नहीं जो मैंने पहले कहा है उसमें से तो मैंने एलियन पीस निकाल लिया। अब मुझे एक नए प्लाज्मिड की जरूरत है जिसकी हेल्प से मैंने उसे ई कोलाई के अंदर डालना है। तो फिर वो दूसरा प्लाज्मिड जो है ना उसको भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ही कट किया जाएगा। तो जब कट कर लिया तो इसका मतलब जितनी एलियन पीस ऑफ डीएनए की लेंथ है उतनी प्लाज्मिड में खाली होगी ये जगह, तो उसके अंदर वो आसानी से बिल्ड हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने सेम यूज किए हैं, तो इसलिए स्टिकी एंड जो बने हैं एलियन पीस ऑफ डीएनए पर और प्लाज्मिड वेक्टर पे वो सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ आसानी से जुड़ जाएंगे। और बाद में सॉल्यूशन के अंदर क्या मिक्स कर देना है, डीएनए लाइगेस एंजाइम मिक्स कर देना है जिसने स्टिकी एंड्स को अच्छे से जोड़ देना है। तो इस तरह से हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को उसने प्लाज्मिड वेक्टर से किसकी हेल्प से अटैच किया, डीएनए लाइगेस की हेल्प से। तो एक सर्कुलर ऑटोनोमियस रेप्लिकेटिंग डीएनए बन गया इन विट्रो कंडीशंस में, और उसका नेम था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है बेटे, अब कहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब किसमें शिफ्ट करना है, बैक्टीरियम ई कोलाई में शिफ्ट करना है। तो बैक्टीरियम ई कोलाई जो है उसके अंदर उसको डालने का प्रोसीजर वही रहेगा, आपने होस्ट को मनाना है कि वो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले ले।
ठीक है, अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे ही वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा तो होस्ट का जो पॉलीमरेज एंजाइम है वही इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और इस तरह से काफी सारी मल्टीपल कॉपीज उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की ई कोलाई सेल्स के अंदर बन जाएंगी। तो इतनी सारी जो मल्टीपल कॉपीज बनती है ना, इस प्रोसेस को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बन गए। अब देखो अगला तरीका क्या, वो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई हमारा ई कोलाई जो है उसके अंदर वो जीन आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है बेटे, तो सपोज करो कि मैंने जो जीन डाला था वो एंटीबायोटिक जिसके लिए मैंने जीन डाला था ना, सपोज करिए कि वो एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन थी। ठीक है, मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या वो ई कोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गया, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन आ गया कि नहीं। तो मैं लेबोरेटरी के अंदर 3 पेट्री प्लेट्स तैयार कर लूंगी। ठीक है, और तीनों पेट्री प्लेट्स में मैंने अलग अलग एंटीबायोटिक्स डालनी है। तो पहली वाली में मैंने क्या डाल दी, एम्फिसिलिन डाल दी। दूसरे वाले में मैंने स्टेप्टोमाइसिन डाल दी, या तीसरे वाले में मैंने टेट्रासाइक्लिन डाल दी। अब क्या करूंगी, ई कोलाई सेल्स जो है उनको छोड़ दूंगी इनके ऊपर ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो देखो तीनों में अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स है। तो पहले वाले में कौन सी थी, एम्फिसिलिन थी ना, दूसरे वाले पे टेट्रासाइक्लिन, तीसरे वाले पे स्टेप्टोमाइसिन। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि पहले वाले में एम्फिसिलिन है, तो आपको पता है कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन उसके अंदर पहले से ही है, तो इसलिए ई कोलाई सेल पहली वाली पेट्री प्लेट में आसानी से ग्रो कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको, क्योंकि उनके पास क्या है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो एंटीबायोटिक के इफेक्ट को क्या कर देता है, नलीफाइड कर देता है। तो इसलिए ई कोलाई सेल्स जो है वो आसानी से कल्चर हो जाएंगे पेट्री प्लेट पे। पर दूसरे वाले में हमने क्या डाली है, स्टेप्टोमाइसिन डाली है, और तीसरे वाले पे हमने टेट्रासाइक्लिन डाली है। तो उसमें वो कहता है कि सिर्फ एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन थे, तो टेट्रासाइक्लिन और स्टेप्टोमाइसिन जो है उस पे ई कोलाई सेल्स की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो सिर्फ एम्फिसिलिन वाला है, वो टेट्रासाइक्लिन और स्टेप्टोमाइसिन वाला नहीं है। तो हमें पता लग जाएगा कि हमने जो जीन उसके अंदर डाला था एम्फिसिलिन वाला, वो उसके अंदर सक्सेसफुली काम करने लग गया। ओके बेटे, तो इस तरीके से कहते हैं कि कोई भी फॉरेन जीन जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार करके फिर हम प्रोजेनी सेल्स को चेक कर लेते हैं कि प्रोजेनी सेल्स में वो जीन एक्सप्रेस होना शुरू हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर प्रोजेनी सेल्स जो है उसमें वो एक्सप्रेस होना शुरू हो गया है तो हम उनको ट्रांसफॉर्मेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स कहते हैं। और अगर उसके अंदर वो जीन एक्सप्रेशन शो नहीं करता तो हम उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कहते हैं। ठीक है बेटे, तो ऐसा 50-50% होगा, 50% सेल में जीन आ जाएगा, 50% में नहीं आएगा। तो जिन 50% में आ गया है वो ट्रांसफॉर्मेंट है, जिनमें नहीं आया है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हमारे किसी काम के नहीं है, उनको हम हटा देंगे, और ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है उनकी हम फर्दर ग्रोथ जो है उसको जारी रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटे सारे बच्चों को? यस, एनी क्वेश्चन? फेस कैसे बनाए हुए हैं तनविंदर? तनविंदर क्या हुआ? ये बेटा नई चीज है इसलिए तुम्हें थोड़ा सा अलग लग रहा है, कोई बात नहीं, वी विल रिपीट इट सो मेनी टाइम्स कि वो जबरदस्ती तुम्हारे दिमाग में चले जाएंगी। ठीक है, बेशक तुम उसे ले जाना ना चाहो तब भी, डोंट वरी, आई विल ट्राई माई हार्ड टू डिलीवर द थिंग्स कि किसी तरीके से आपके माइंड में चले जाए। ठीक है बेटे, गुरप्रीत कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस बेटे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो वही 3 स्टेप बिल्कुल शॉर्ट में बताए हुए हैं कि सबसे पहले जब भी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी शुरू करनी है तो सबसे पहले हमारा मकसद होता है एक ऐसे डीएनए की तलाश करना जिसमें क्या प्रेजेंट है, डिजायरेबल जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, जब उस डीएनए को हम आइसोलेट कर लेंगे तो वो एलियन डीएनए कहलाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जो आइडेंटिफाइड डीएनए है या फिर जो एलियन डीएनए है उसको बाद में हमने क्या करना है, होस्ट में डालना है। ठीक है, तो जब हमने उसको सिलेक्ट कर लिया फिर हमने क्या करना है, उसको होस्ट में डालना है। तो आपको पता है होस्ट में अपने आप चल के तो पहुंच नहीं जाएगा, कौन लेके जाएंगे, वेक्टर लेके जाएंगे। वो वेक्टर या तो प्लाज्मिड होंगे या बैक्टीरियोफाजिस होंगे। ठीक, फिर कहता है कि जब वो इंट्रोड्यूस हो गया, वो डीएनए होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है, तो फिर अगला हमारा मकसद है इस टेक्नोलॉजी में उस डीएनए को प्रोजेनी सेल तक पहुंचाना। ठीक है बेटे, प्रोजेनी सेल में वो तभी पहुंचेगा जब वो होस्ट के अंदर एंटर हो गया है और होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज जो है वो उसकी क्या बनाने में हेल्प कर रहा है, रेप्लिकास बनाने में हेल्प कर रहा है। फिर वो प्रोजेनी सेल्स के अंदर उसकी क्या होने लग जाएगी, क्लोनिंग होने लग जाएगी।
हम चेक कर लेंगे सेल्स को कि कितने सेल हमारे ट्रांसफॉर्मेंट बन गए हैं और कितने सेल हमारे नहीं बने हैं। जो हमारे नहीं बने हैं उनको फेंक देना है हमने, और जो हमारे बन गए हैं उनको हमने आगे लेके जाना है। ओके बेटे, ये सिंपल सा मेथड है। अब देखो ये सारे मैं आज नहीं एक्सप्लेन करूंगी, मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ उसके बारे में। अब कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी जो है उसमें ये सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है, विच आर नोन एज द टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। नंबर 1, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है बेटे, ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक ही तरह के हैं। वो कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मेन वर्ड है और उसके कई सारी क्लासेस हैं, और उसमें से एक क्लास जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं वो हमारे यहाँ काम की। ठीक है, उसके बाद देखो पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो डीएनए अगर प्रोजेनी सेल्स में जाना है, इसका मतलब उसका आगे क्या होना है, रेप्लिकेशन होना है, तभी डॉटर सेल्स में वो जाएगा। इसका मतलब पॉलीमरेज एंजाइम्स की भी यहाँ पे खास जरूरत है, और ये पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए से रिलेटेड है तो ये डीएनए पॉलीमरेज होंगी। ठीक है बेटे, फिर आपको पता है कि अगर आपने एलियन पीस ऑफ डीएनए जो है उसको प्लाज्मिड के साथ अटैच करना है तो वो अपने आप अटैच नहीं होगा, बेशक उसमें स्टिकी एंड्स हैं, पर उनको सील कौन करेगा, एंजाइम सील करेगा जिसका नाम है लाइगेज, तो इट इज डीएनए लाइगेज। ठीक बेटे, उसके बाद वो कहते हैं कि वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एलियन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उस तक पहुंचाने में वेक्टर्स का रोल होगा, और ये वेक्टर्स जो है वो कोई भी ऐसे वेक्टर होने चाहिए जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी रखते हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे किसको सिलेक्ट किया है, प्लाज्मिड्स को सिलेक्ट किया है, और हमने बैक्टीरियोफाजिस को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि बैक्टीरियोफाजिस जो है वो वायरसेस होते हैं, और आप पहले पढ़ चुके हैं कि वायरसेस जब भी किसी बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है ना तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंसर्ट कर देता है। इसका मतलब हम एक चालाकी कर सकते हैं, यहाँ पर हम वायरस जो है उसके जो पैथोजेनिक जीन्स है उनको रिमूव कर दें, और क्या करें, उस वायरस में वो अपना डिजायर्ड डीएनए डाल दें जो हम चाहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करना है। अब क्या होगा, बैक्टीरियोफाज आएगा, पर वो जो जीनोम उसके अंदर एंटर करवाना चाहता है वो कोई पैथोजेनिक जीनोम नहीं है, वो हमारे डिजायर्ड डीएनए वाला है। तो उसने क्या करना है, हमेशा की तरह बैक्टीरिया सेल जो है उसके अंदर इन्फेक्शन करनी है, अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है, पर उसका अपना जेनेटिक मटेरियल तो यहाँ पे है ही नहीं, हमने डाला हुआ है अपना वाला, इसलिए हमारा जो है वो एक्सीडेंटली बैक्टीरिया में चला जाएगा। इस तरह से वो एक वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। इसे हम डिसआर्मामेंट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी दुश्मन से उसके हथियार छीन लेना। ठीक है, दुश्मन से क्या किया हमने, उसके हथियार छीन लिए, क्योंकि बैक्टीरियोफाज यहाँ पे क्या था, बैक्टीरिया का एनिमी है, और वो क्या करता है, हमेशा बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है, पर यहाँ पे वो बैक्टीरिया को नुकसान तो पहुंचाने जा रहा है, उसके मन में है कि मैं नुकसान पहुंचा रहा हूँ, पर नुकसान हो नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया, उसका जो वेपन था उससे निकाल लिया, उसके जो पैथोजेनिक जीन्स थे वो निकाल लिए और अपने अच्छे जीन्स उसमें डाल दिए, और उसको पता भी नहीं है कि हमने उसमें अच्छे जीन्स डाले हुए हैं। अब वो इन्फेक्शन कर रहा है और हमारे अच्छे जीन्स जो है वो बैक्टीरिया में जा रहे हैं। ठीक है बेटे, और कहते हैं कि लास्ट में हमें वो ऑर्गेनिज्म भी तो चाहिए जिसके अंदर हम वो डिजायर्ड कैरेक्टर चाहते हैं कि एक्सप्रेस हो, तो तुम्हारे पास लास्ट चीज जो है वो यहाँ पर होस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारी चीजें जो हम इसमें यूज करते हैं इसको हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। केविन आ गया हुआ है, केविन पीछे से आ जाता है ना। केविन शुरू से सुना है कि बीच में काफी लेट पहुंचा था। नहीं मैम, वो तभी पहुंच गया था जब आप करा रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटे। ओके बेटे, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को। देखो तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दिया जाए कि हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, हमने सिर्फ आज 1.5 पेज किया है, और इस चैप्टर को मैं बिल्कुल भी जल्दी जल्दी नहीं भगाऊंगी क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हम सिर्फ पेज नंबर 195 पे, जहां पे आपको हेडिंग नजर आ रही है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें मैंने सिर्फ टूल्स के आपको नाम बताए हैं। ठीक है, पर इनकी लंबी चौड़ी कहानी है कि ये काम कैसे करते हैं। तो बस एक बार को तुम्हें जब बताई जाएगी तो वो तुम्हें आराम से रट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा तो तुम्हें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लर्न भी हो गया है ना, लर्न हो गया ना। मैंने ये बताया कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को बीच में से काटता है, और काटने का तरीका क्या है कि डीएनए सेगमेंट पे पहले घूमता है, फिर उसके कुछ खास बेस है उनकी पहचान करता है, वहां से कट करता है। ठीक है, तो इन्हें रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कहते हैं। ओके बेटे, तो अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल में करेंगे
एक एक लेंगे सारे की टूल्स जो हैं और कैसे काम करते हैं. ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? यस बेटे, एनी क्वेश्चंस? कोई प्रॉब्लम नहीं है, No, इसका ma'am. मतलब गड़बड़ है